छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर के साथ शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जोर आजमाइश में लग गई है। छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक काबिज रही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। किसी भी तरह छत्तीसगढ़ में वापसी हेतु भाजपा कई बदलाव कर रही है। प्रदेशाध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और जिला अध्यक्ष से लेकर कई अनुषांगिक संगठनों में भी बदलाव देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी प्रभारी भी बदला है। नए प्रभारी ओम प्रकाश माथुर से पार्टी के नेताओं को काफी उम्मीदें हैं। कहा जाता है कि ओम माथुर जहां भी जाते हैं पार्टी को जीत दिलाकर ही लौटते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ओम माथुर को भेजा जाना यह बताता है कि छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य को भाजपा किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहती। भाजपा जोर शोर से प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है और लगातार सरकार को इस मामले पर सड़क से लेकर सदन तक घेर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी भत्ता, पीएम आवास का मामला, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, बढ़ता अपराध, रेत एवं कोल माफियाओं का आतंक सहित कई मामलों को लेकर भाजपा लगातार प्रदर्शन एवं धरना दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों, खासकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के काफी एक्टिव मोड में दिख रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने भाजपा एवं आरएसएस किस तरह से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव में आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। आरक्षण के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर एक दूसरे को घेर रही है। विगत दिनांक छत्तीसगढ़ पहुंचे ओम माथुर लगातार राज्य के अलग अलग संभागों का दौरा कर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उन्हें संगठन की सीख दे रहे हैं। इसी कड़ी में सरगुजा पहुंचे भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि मैं दो तरीकों से चुनाव की पूरी कार्यप्रणाली को बांटता हूं, एक पॉलिटिकल विंग और दूसरा टेक्निकल विंग, जिसके जरिए बूथ के अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचा जा सके और उसकी सतत निगरानी हो सके कि बूथ लेवल पर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी को अपने अपने हिसाब से कार्य करने का, अपना विषय रखने का अधिकार है। हम भी केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। परिदृश्य बदला हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और सरगुजा में जीत दर्ज करेंगे। मैं जहाँ भी नए प्रदेश में जाता हूँ तो चुनाव को पूरे दो हिस्सों में बांटता हूँ, एक पॉलिटिकल विंग और दूसरा टेक्निकली विंग। टेक्निकली विंग वो जिसमें हमारे संगठन को नीचे बूथ तक लगाना, बूथ की ग्रेडेशन करना, बूथों की रचना करना, बूथ तक संपर्क करना और संगठन की सारी गतिविधियां नीचे बूथ तक पहुंचाना, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं की नीचे चर्चा करना। तो अभी मेरा ये प्रवास जो है संभाग से, कल तक 3 संभाग हो जाएंगे, 2 दिन बाद में 2 संभाग बचेंगे, दुर्ग और बस्तर का, वो भी मैं पूरा करने वाला हूँ। और सरगुजा में बहुत अच्छी बात रही कि लगभग 90% से ज़्यादा कार्यकर्ता जो अपेक्षित थे, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, जिला के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, जिले के महामंत्री, हमारे विधानसभाओं के प्रभारी, ऐसे सब लोगों को हमने बुलाया था और 90% से ज़्यादा उपस्थिति रही है। उनसे विस्तार से लगभग 1.5 घंटे उनसे चर्चा हुई है। नीचे बूथों पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, दृश्य बदला हुआ है। कोशिश सभी लोग करते हैं, लोकतंत्र में हर पार्टी कोशिश करने की इजाज़त है और सब अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हुई, वो पूरी हो गई। भारत जोड़ो हाथ जोड़ो अभी प्रदेशों में चल रही है, उसका परिणाम भी कल आप लोगों के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी चारों ओर पूरी ताकत से आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। जितने हार के कारण हैं उनको भी विश्लेषण किया है और सुधार क्या क्या करना है उनको भी विश्लेषण किया है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं कई ऐसे प्रदेशों में रहा हूँ कि जहाँ हम कुछ नहीं थे वहाँ भी हमने किया है। मूलतः हमारे कार्यकर्ता को सक्रिय करके नीचे तक वो बूथ लेवल तक एक्टिव हो जाए और बूथों का ग्रेडेशन करके लगे, ये मेरी मुख्य रणनीति है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ियापन को उभार रही है, तो क्या आपको लगता है क्या छत्तीसगढ़ देखिए, चेहरा लाए? लोकतंत्र में हर एक पार्टी को हर एक इशू उठाने का अधिकार है। अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो समय बताएगा, और चेहरा लाना ही लाना ये मेरा अधिकार नहीं है। पार्टी, हमारी पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है,
ये कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं, एक जाति की पार्टी नहीं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड है और मैं लगभग 9 से ज़्यादा प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। इसमें बहुत ऐसे प्रदेश थे जहाँ हम चेहरे के साथ चुनाव लड़े, बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ बिना चेहरे के चुनाव लड़े, लेकिन ये अधिकार हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का है। पार्लियामेंट बोर्ड ने अभी ये कुछ तय नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के लेके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेके, और जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में गरीब गांव किसान का जो हित में जो काम किए उनको लेकर, वर्तमान की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। हालांकि यह राजनीति है और हर पार्टी अपने अपने जीत का दावा करती है, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए सरकार बनाने के लिहाज से सरगुजा की 8 विधानसभा सीटें सबसे अहम हैं, जिसकी बात भाजपा और कांग्रेस के नजरिए से करनी होगी। 1951 में हुए पहले चुनाव को यदि छोड़ दिया जाए तो 1957 से लेकर अब तक हुए 14 चुनावों की अगर बात करें तो सरगुजा में हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है, जिसकी बात भाजपा और कांग्रेस के नजरिए से करनी होगी। 1957 से लेकर अब तक हुए 14 चुनाव की अगर बात करें तो सरगुजा में हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है, जिससे भाजपा तभी कर पाई है जब जनता के बीच ही कांग्रेस को लेकर विरोध रहा है। यूं कहें कि कोई विशेष लहर भी भाजपा सरगुजा में अपना परचम नहीं लहरा पाई है, अन्यथा सरगुजा हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1957 से 2018 के बीच हुए चुनाव में सरगुजा की सीटों पर कांग्रेस 8 दफे आगे रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। 2023 में प्रतापपुर विधानसभा को छोड़कर सभी सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली। 2008 का चुनाव 4-4 की बराबरी पर रहा, जबकि 2003 के चुनाव में जोगी विरोधी लहर का फायदा भाजपा को मिला और सीतापुर विधानसभा सीट छोड़कर सभी पर भाजपा विजयी रही। वहीं 1998 के चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस विजय रही। सीतापुर सीट पर निर्दलीय एवं रामानुजगंज एवं सामरी सीट पर भाजपा को जीत मिली। 1993 में कांग्रेस फिर से 5 सीटों पर विजय हुई और भाजपा को भटगांव, रामानुजगंज एवं सामरी सीट पर संतोष करना पड़ा। 1990 के चुनाव में भाजपा को सरगुजा की सीटों के विरुद्ध 5 सीट मिले, जबकि कांग्रेस प्रेमनगर एवं अंबिकापुर सीट पर ही जीत सकी। सीतापुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। 1985 में सरगुजा के कांग्रेस को 8 सीटें मिली, जबकि भाजपा प्रेमनगर सीट पर ही जीत दर्ज करा पाई। 1982 के चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिली और भाजपा को सामरी सीट पर ही संतोष करना पड़ा, जहां से लरंगसाय चुनाव जीत कर आए। 1977 में जनता पार्टी की लहर रही और उन्होंने सरगुजा की 7 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन सीतापुर सीट इस लहर में भी कांग्रेस के साथ रही और सीतापुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुखीराम की जीत हुई। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी भुवनेश्वर नाथ को 9000 से अधिक मतों से परास्त किया। 1972 में कांग्रेस 6 सीटों पर विजयी रही और भारतीय जनसंघ को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। भारतीय जनसंघ से प्रेमनगर में भुवनेश्वर एवं सामरी से लरंगसाय की जीत हुई। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के पास 5 सीट, जबकि भारतीय जनसंघ के पास 3 सीट रही। वहीं 1962 में चुनाव में राम राज्य परिषद को सूरजपुर सीट मिली। सामरी और अंबिकापुर सीट निर्दलीय उम्मीदवार के पास रही और रामानुजगंज एवं सीतापुर सीट कांग्रेस के पास रही, जबकि लुंड्रा सीट जनसंघ के पास रही। वहीं 1957 में सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस के पास रही। इन सब के बावजूद भाजपा का दावा है कि वे इस बार के चुनाव में वापसी करेंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सरगुजा से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर 2018 में चुनाव जीता है, जनता अब परेशान हो चुकी है। रेणुका सिंह ने यह भी कहा कि ओपी माथुर अब प्रभारी बने हैं और वे जहां भी जाते हैं भाजपा चुनाव जीतती है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं हमेशा की तरह आज भी कहूंगी कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ वो झूठ के दम पर कांग्रेस पार्टी ने जनता का वोट लिया। 2023 का जब चुनाव होगा तब तक जनता समझ चुकी है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटों पर हमारे प्रत्याशी विजय होंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी क्या? कल अंबिकापुर में हमारे संगठन के प्रभारी सम्माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, जिनका इतिहास रहा है कि जिस भी प्रदेश के वे प्रभारी बनते हैं सरकार बनाते हैं, तो अब छत्तीसगढ़ जिसका निर्माण हमने किया, 15 साल सरकार हमारी रही और हमने ऐतिहासिक विकास किया है।
जनता हमें समझती है। तो सम्माननीय ओम प्रकाश माथुर जी और 6 तारीख को हमारे संगठन के प्रभारी अजय जामवाल जी बलरामपुर आएंगे। तो हमारी पूरी तैयारी है और ये चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा पार्टी के काम हमारे चलते रहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का विकास इन 5 वर्षों में रुक गया है। जब हम 2047 की कल्पना करके ढेर सारे विजन के साथ काम करने जा रहे हैं, तो ये प्रदेश अछूता न रहे, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ हमारी सरकार बने। सरगुजा के सभी सीटों का तुलनात्मक अध्ययन यदि करें तो सीतापुर सीट आज़ादी के बाद से अब तक भाजपा से दूर रही है, जबकि सामरी सीट पर भाजपा जनसंघ का हमेशा से दबदबा रहा। 1951 से अब तक हुए 15 चुनाव में भाजपा अब तक जनसंघ को मिलाकर 9 बार यहां से चुनाव जीती है, जबकि 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। कांग्रेस यहां से कुल 5 बार ही चुनाव जीत सकी है। वहीं लुंड्रा, अंबिकापुर एवं सीतापुर विधानसभा सीट कांग्रेस की फेवर वाली है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से तीनों ही सीट पर कांग्रेस काबिज है। सीतापुर सीट पर जो आजादी के बाद से अब तक भाजपा खाता भी नहीं खोल सकी है, जबकि अंबिकापुर सीट पर भाजपा 1 बार, जनता पार्टी 1 बार, भारतीय जनसंघ 2 बार और निर्दलीय 1 बार विजयी हुए। वहीं लुंड्रा की सीट पर भी भाजपा, जनसंघ एवं जनता पार्टी मिलाकर 4 बार ही विजयी हुई है। इन सब के बावजूद 2023 का चुनाव कई मुद्दों पर केंद्रित रहेगा कि एक ओर जहां कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धि बताती नजर आएगी, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा एवं आरएसएस आरक्षण, धर्मांतरण, बेरोजगारी एवं अपराध को लेकर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए टीएस सिंहदेव का रुख भी बड़ा मायने इस चुनाव में रखेगा। 2018 के चुनाव के बाद पार्टी से वायदे के बाद मिले धोखे को लेकर उनका रुख क्या रहेगा, यह भी चुनाव में सरगुजा में बड़ा अहम रोल निभाएगा। फिलहाल बिलासपुर दौरे पर पहुंचे सिंहदेव ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर काफी कुछ कहा है, जिसकी चर्चा हो रही है। आइए सुनते हैं। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ, तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा, इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी 1 कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही। किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अपने गवर्नर को। विधानसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं किसके? अपने गवर्नर को। अपने गवर्नर जिनको प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया है, उनके भाषण को नहीं होने दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस स्तर पे आज उनको पहल करना पड़ रहा है पब्लिक के बीच में फोकस में आने के लिए। स्थिति उनकी अभी कमज़ोर है, उनको मेहनत करना चाहिए। लेकिन भाजपा को आरएसएस के साथ कांग्रेस को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए।